Preview. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और एल्गोरिथम को देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, हम लोग को प्रोसेसेस सब चीज़ें सेम गिवन होती हैं, प्रोसेस उसके अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, लेकिन उसके साथ साथ उनके अकॉर्डिंग एक प्रायोरिटी गिवन होती है हमें कि भाई इस प्रोसेस की ये प्रायोरिटी है। लेट्स से अगर P1 है उसकी प्रायोरिटी 1 है। 1 कुछ भी हो सकती है, 1 को हम एज अ हायर प्रायोरिटी भी काउंट कर सकते हैं, एज अ लोअर प्रायोरिटी भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है ना उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो मतलब कि जैसे यहाँ पे P1 है, उसकी प्रायोरिटी 10 गिवन है, तो उसके आगे H लिखा हुआ है, H मीन्स हाई। और सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है हमारे पास 30 है, तो उसके आगे L लिखा हुआ है, इट मीन्स लोएस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग अप्रोच यूज़ करेंगे आज वो होगी लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। वैसे आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी भी ले सकते हैं। अगर पेपर में आपके गिवन होता है कि भाई हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी लेना है या लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी लेना है, तो आपको उसका अकॉर्डिंग करना है। अगर नहीं गिवन होता तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आज तो फिर इसका ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 प्रोसेस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग उनका अराइवल टाइम, उनका बर्स्ट टाइम और उनकी प्रायोरिटीज़ गिवन है। सब काम सेम है, बस इसमें प्रायोरिटी वाइज हमें चलना होगा। देखते हैं वो किस तरह से हम लोग ये वर्क करता है। सबसे पहले गैंट चार्ट हम लोग बनाते हैं। गैंट चार्ट सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन हम लोग को जब यहाँ पे एलोकेट कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी भी देखेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है कि भाई 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, या 0 पे कितने प्रोसेस अराइव हुए। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस के अंदर 2 प्रोसेस जो हैं वो 0 अराइवल टाइम जिनका है वो अराइव हो रहे हैं रेडी क्यू के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने राउंड रॉबिन में रेडी क्यू बनाना सीखी भी थी, तो मैं अभी ओरली बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि P1 और P2 जो है वो रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं। अब बात आती है कि किसको CPU एलोकेट करें। वैसे तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे P1 को भी एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ जाती है। अगर लेट से प्रायोरिटी P2 की हाई होती तो यहाँ पे हम P1 को स्किप कर देते, लेकिन इस केस में P1 की प्रायोरिटी हाई है तो हम P1 को एलोकेट करेंगे। लेकिन अगर सपोज करें P2 की प्रायोरिटी 10 होती तो इसका मतलब है कि P2 यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते। लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं, इस केस में P1 ही है, तो हम यहाँ पे P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब प्रीएम्प्टिव वर्जन देख रहे हैं हम लोग, तो ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम लोग इसको चलाएंगे। तो 0 to 1 के लिए हमारे पास चल जाएगा P1। अच्छा, अब जब 1 तक चला है उसके बाद हम चेक करेंगे दोबारा कि कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। तो हम लोग अगर अराइवल टाइम के अंदर देखें तो सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 1 से बड़ा ही है, या तो 0 है या तो 1 से बड़े हैं, तो 1 किसी का भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। हमारे पास 2 प्रोसेस ही हैं, एक रनिंग स्टेट में है P1 और एक रेडी क्यू में है P2। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि भाई हम लोग को किसको P2 को क्या एलोकेट करना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी हायर प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, तो वो रनिंग स्टेट में है, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा यहाँ पे, वो कंटिन्यू रहेगा। तो 1 से 2 के लिए हमारे पास चल जाएगा P1, दोबारा से P1। अच्छा, 2 पे भी कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होगा। और 2 से 3 के लिए हमारे पास चल जाएगा P1 दोबारा से। अभी भी कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है कि P1 का बर्स्ट टाइम हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बस चलाते रहना है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, हमने बर्स्ट टाइम का भी ख्याल रखना है कि बर्स्ट टाइम, यहाँ पे बर्स्ट टाइम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। तो 3 to 4 लास्ट चलेगा ये, और 3 to 4 चलने के बाद P1 जो है हमारा अब टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम अब कंप्लीट हो गया 4, इससे ज़्यादा इसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। अच्छा, अब टाइम है 4, लेकिन हमारे पास अभी कोई और प्रोसेस है नहीं, तो हमें P2 को एलोकेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास P2 जो कि चलेगा 4 to 5 हमारे पास चल रहा है P2। अच्छा, अब हमारे पास है टाइम 5 और कोई और प्रोसेस हमने चेक किया, कोई और प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव नहीं हुआ, तो अब हमारे पास P2 ही कंटिन्यू रहेगा, जो कि हमारे पास चल जाएगा, जिसका इसका भी मेरे ख्याल से अराइवल बर्स्ट टाइम हमारे पास से एक ही 2 बचा है अभी, तो 5 to 6 हमारे पास ये चल जाएगा, 5 to 6 चलेगा P2।
सही है। अच्छा 6 पे हमारे पास एक प्रोसेस आता है P3। अब क्या करना है, हमने जो रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस है हमारे पास P2, और जो कि हमारे पास रेडी क्यू में न्यूली अराइव प्रोसेस है विच इज़ P3, हमने इन दोनों की प्रायोरिटीज़ को कंपेयर करना है। हमने जो कोई भी टेक्निक सेट की हुई हो सकती है, जैसे इस केस में हमने लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी सेट की हुई है, तो यहाँ पे हम लोग वो चेक करेंगे कि भाई P3 जो कि न्यूली अराइव प्रोसेस है और रनिंग स्टेट में जो एक प्रोसेस है हमारे पास P2, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी कम है, मतलब किसकी प्रायोरिटी हाई है। अगर नंबर्स में देखें तो किसकी प्रायोरिटी कम है, और अगर आप वैसे हम बात करें तो लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब 10 जो है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे इसका बर्स्ट टाइम कितना है, इसका अराइवल टाइम कितना है, हम लोग बस इसकी प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी अगर इसकी हाई है तो हम यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 6 to 7 पर P3, 6 to 7 पे P3, सही है। अच्छा अब 7 पे दोबारा से हम जब चेक करेंगे तो दोबारा से कोई और नया प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है। अभी P2 हमारे पास रेडी क्यू में है और P3 रनिंग स्टेट में है। हमें पता है P3 की प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है, तो P3 कंटिन्यू रहेगा। P3 7 to 8 कंटिन्यू रहेगा। P3 7 to 8 P3 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। और 8 पे भी हमारे पास कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, अभी भी P3 जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 8 to 9 पे भी हमारे पास P3 कंटिन्यू रहेगा। 8 to 9 पे हमारे पास P3 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा 9 पे हमारे पास एक लास्ट प्रोसेस आता है P4। अब हम इसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे, इसकी प्रायोरिटी और जो हमारे पास रनिंग स्टेट में प्रोसेस है विच इज़ P3, न्यूली अराइव प्रोसेस इन रेडी क्यू एंड रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस है हमारे पास P3, इन दोनों की प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी हाई है इन दोनों में। अगर P4 की प्रायोरिटी P3 से कम है, मतलब P3 से हाई है, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे। अगर नहीं है ऐसा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस केस में हमें पता है कि P3 की और P4 में किसकी प्रायोरिटी आए है। P3 की प्रायोरिटी ऑब्वियसली आया है क्योंकि 10 हमारे पास छोटा है और हम लोग लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं इस एल्गोरिथम में। तो अब एक और बात, मैंने SJF जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर अराइव हो जाते हैं तो हम उसको एज अ नॉन प्रीएम्प्टिव ट्रीट करते हैं। क्या मतलब, जितना भी बर्स्ट टाइम उसको अब रिक्वायर्ड है ना, हम उसको एक साथ दे देंगे। अब हम उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए बार बार नहीं चलाएंगे, हम लोग उसको जितना भी रिक्वायर्ड टाइम है वो देख के उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो P3 को यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड टाइम है, P3 कितनी दफ़ा चल चुका है पहले हम ये देखेंगे, 1 2 3। तो P3 3 दफ़ा चल चुका है और 4 रहते हैं, मतलब कि 7 - 3 करेंगे तो 4 हमारे पास जो है रिमेनिंग टाइम इसका बर्स्ट टाइम बचा है। तो ये पूरा चल जाएगा 9 to 13 आई थिंक, हाँ 13 तक पूरा चल जाएगा P3। तो इसका मतलब है P3 हमारे पास टर्मिनेट हो चुका है। अभी कौन कौन से प्रोसेस टर्मिनेट हो चुके हैं, एक P1 टर्मिनेट हो चुका है और एक हमारे पास P3 टर्मिनेट हो चुका है। अब हमारे पास 2 प्रोसेस बचते हैं P2 और P4। अब इन दोनों में हमने चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो वही हम चेक करेंगे 20 को कंपेयर करेंगे 30 से और चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी हमारे पास हाई है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई 20 छोटा होता है 30 से, इसलिए 20 की प्रायोरिटी हाई है, विच मीन्स P2 की प्रायोरिटी हाई है। तो P2 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। P2 का हमारे पास ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा है, तो 13 to 14 हमारे पास P2 चल जाएगा और ये भी हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है P4 और उसको बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है। P4 अब तक हमारे पास एलोकेट हुआ नहीं था, उसका बर्स्ट टाइम टोटल 4 है, तो 4 ही उसको टोटल देख के हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। P4 हमारे पास आ जाएगा 14 to 18 पे हमारे पास P4 रन हो जाएगा और ये हमारे पास अब टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो गैंट चार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको देखते हुए हम लोग अपना कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे। तो राइट साइड से हम लोग देखते हैं हमेशा P1 हम देखेंगे कहाँ पे टर्मिनेट हुआ। P1 आई थिंक सबसे पहले टर्मिनेट हुआ था 4 पे। अगर सबसे पहले हुआ है तो उसका बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम सेम ही होगा। 4 पे टर्मिनेट हुआ मतलब कंप्लीट हुआ। और P2 हमारे पास जो ख़त्म हुआ है वो हुआ है आई थिंक 14, ये लास्ट P2 है, 14 पे कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन टाइम 14 हो गया P2 का। P3 हमारे पास कहाँ पर है, P3 का जो हमारे पास कंप्लीशन टाइम है वो है 13, ये रहा 13। ओके, लास्ट जो हमारे पास है P4 जो कि सबसे लास्ट में आया था, उसका
हमारे पास कंप्लीशन टाइम है 18। ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम का हमें फार्मूला पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम है 4 माइनस अराइवल टाइम है 0, 4 माइनस 0 तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास है P2, इसी तरह से हम लोग सारे निकालेंगे। 14 माइनस 0 विच इज़ 14, 13 माइनस 6 7, और लास्ट हमारे पास आता है P4 जिसका कंप्लीशन टाइम है 18, 18 माइनस 9 तो हमारे पास 9 बचता है। वेटिंग टाइम हम लोग निकाल लेंगे, टर्न अराउंड टाइम आ गया है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, और 14 माइनस 3 11, लास्ट हमारे सेकंड लास्ट है हमारे पास 7 माइनस 7, ये भी 0 हो गया, और लास्ट हमारे पास बचता है P4 जो कि है 9 माइनस 4 विच इज़ 5। रिस्पॉन्स टाइम आप कैलकुलेट करें ना करें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। इसका फॉर्मूला है एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। एलोकेशन टाइम ऑफ P1 विच इज़ 0 एंड अराइवल टाइम ऑफ P1 विच इज़ ऑल्सो 0, तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 हो गया। सेकेंड हमारे पास आता है P2, P2 का एलोकेट हुआ है आई थिंक 4, ये है P2 एलोकेट हुआ है और उसका अराइवल टाइम 0 है, 4 माइनस 0 4। थर्ड हमारे पास है P3, P3 का एलोकेट हुआ है, P3 6 पे एलोकेट हुआ है, 6 माइनस 6 ये भी 0 हो गया हमारे पास इसका रिस्पॉन्स टाइम। एंड लास्ट हमारे पास आता है P4, P4 आई थिंक सबसे एंड में एलोकेट हुआ था, 14, 14 माइनस 9 हमारे पास हो जाता है, 14 माइनस 9 आई थिंक 5 हमारे पास रिमेनिंग बचता है रिस्पॉन्स टाइम P4 का। तो हमारे पास ये पूरा एक टेबल कंप्लीट हो गया है। जो हमारी अब रिक्वायरमेंट है टर्न अराउंड टाइम की एवरेज और वेटिंग टाइम की एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सबको सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच इज़ 4 हेयर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी टर्न अराउंड टाइम की विच इज़ 8.5। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की है, आप लोग प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। लास्ट हमारे पास वेटिंग टाइम की हमें एवरेज चाहिए, तो इनको सम करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये इस तरह से हमने देखा कि प्रायोरिटी स्केजुअलिंग किस तरह से करते हैं प्रीएम्प्टिव वर्जन के थ्रू। आप चाहें तो इसको नॉन प्रीएम्प्टिव के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से होता है, वो एक साथ पूरा टर्मिनेट हो जाता है। तो उस पर अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बना दूँगा, लेकिन ये हमारे पास था प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुअलिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।